हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस लॉ। जी हाँ, गॉस लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत सारी कैलकुलेशंस जो लेंथी कैलकुलेशन होती हैं वो गॉस लॉ की हेल्प से बहुत ही शॉर्ट हो जाती हैं, कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस रखने के अलावा बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है। डाउट का मतलब लॉ तो आप लोग रट लेते हो, लेकिन इसको किस तरह से अच्छे से अप्लाई करना है, किस किस जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो और अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा लोगों को इस पर कमांड नहीं होती है। तो आज हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि आप किस किस जगह इस लॉ को यूज़ कर सकते हो, कितनी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग ईज़िली कर सकें। ठीक है, तो इस लॉ को हम लोग अच्छे से सीखते हैं, इस पर एक अच्छी कमांड रखते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखिए गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो का कुछ एग्जाम्पल का रेफरेंस देना चाहता हूँ। जी हाँ, पिछले वीडियो का एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें कि एक चार्ज एक स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है और इसमें फाइंड करने को बोला था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी स्फीयर। तो देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोगों ने प्रॉपर सॉल्व किया मैथमेटिकली विद इंटीग्रेशन, और फाइनल जो रिज़ल्ट आया ये क्या है। देखिए फाइनल रिज़ल्ट आता है नेट फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, सिर्फ इतना शॉर्ट रिज़ल्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, क्या इस रिज़ल्ट को देखकर क्या हम लोग कुछ बता सकते हैं, क्या इस रिज़ल्ट में कुछ ऐसा डेटा है जो ये बता रहा है कि ये किस स्फीयर के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है ना? यानी कि जिस स्फीयर r रेडियस के अगर स्फीयर के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, अगर हम इस स्फीयर के रेडियस को डबल कर दें, 2r कर दें, या इस स्फीयर के रेडियस को हम हाफ कर दें, r/2 कर दें, या 10 टाइम्स कर दें, या जितना भी कम या ज़्यादा कर दें, इस रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिज़ल्ट में उस स्फीयर का रेडियस से रिलेटेड कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि जो नेट फ्लक्स इस स्फीयर से पास हो रहा है वो इस स्फीयर के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स इस स्फीयर के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। और साथ ही साथ क्या इस रिज़ल्ट में ये इन्फॉर्मेशन भी है कि ये चार्ज एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है? जी हाँ, इस रिज़ल्ट में ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस शेप के क्लोज्ड बॉडी के अंदर रखा हुआ है। यानी कि यही चार्ज अगर कोई आर्बिट्ररी शेप के क्लोज बॉडी के अंदर भी होता है ना, जैसे कोई क्यूब के अंदर होता या कोई भी एक क्लोज बॉडी के अंदर होता, तो भी यही रिज़ल्ट आता। यानी कि आप कह सकते हो कि जो नेट फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस से जो पास होता है वो उस क्लोज्ड सरफेस के साइज़ पर और शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर एक स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स उस स्फीयर के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो हम लोग किसी भी साइज़ का अगर स्फीयर ले लें उससे सेम फ्लक्स पास होगा। जैसा कि देख सकते हैं, जो फ्लक्स इस छोटे वाले स्फीयर से पास होगा स्फीयर 1 से, वही फ्लक्स स्फीयर 2 से भी पास होगा, वही फ्लक्स स्फीयर 3 से भी पास होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इस रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्यों ऐसा आ रहा है। जो फ्लक्स स्फीयर 1 से पास हो रहा है वही फ्लक्स 2 से भी, वही 3 से भी पास हो रहा है। याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन हम लोगों ने और सीखी थी। क्या डेफिनेशन थी वो? इट इज़ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, है ना। तो आप देख सकते हैं अगर फ्लक्स एक तरह से रिप्रेजेंट करता है काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस को, कि कितनी लाइंस एक स्फीयर से पास कर रही है, तो फिर यहाँ पर ऑब्वियस है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस इनर वाले स्फीयर से पास करेंगे बाहर आएंगी, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस मिडल वाले स्फीयर से भी बाहर आएंगी और उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस आउटर वाले स्फीयर से भी बाहर आएंगी। इसीलिए आप कह सकते हो कि जितना फ्लक्स इनर स्फीयर से पास करेगा उतना ही फ्लक्स मिडल स्फीयर से भी और उतना ही फ्लक्स आउटर वाले स्फीयर से भी पास करना चाहिए।
तो इसी पर बेस्ड हम लोग देखिए ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को इस तरह से रखें सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग, तो जितना फ्लक्स आप देख रहे हो कि एक स्फीयर से पास करेगा उतना ही फ्लक्स इस क्यूब से भी पास करेगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस स्फीयर से पास करके बाहर आएंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस उस क्यूब से भी बाहर निकलेंगी जो कि इस स्फीयर के बाहर है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स या नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज टू सरफेसेस भी सेम होगा। तो इसको और भी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी शेप का कोई क्लोज स्फीयर हो, क्लोज सरफेस हो, तो जितना फ्लक्स इस स्फीयर से बाहर आएगा, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस स्फीयर से बाहर आएंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस इस आर्बिट्ररी शेप के क्लोज बॉडी से भी बाहर आएंगी। यानी कि इन सभी केसेस में नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस ये इक्वल होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? Q वो चार्ज है जो इस क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज बॉडी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फिर फाइनल रिजल्ट हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर एक चार्ज किसी भी क्लोज्ड किसी भी शेप के किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर रखा हो तो उससे टोटल फ्लक्स पास करता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसको कह सकते हैं रिजल्ट 1। और रिजल्ट 2 क्या है कि अगर एक कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इसको सीखा था कि ऐसे में जो भी टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से वो ज़ीरो होगा। क्यों ऐसा कह सकते थे, ये आपको पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। वो इस वजह से कह सकते थे कि इस सेकेंड केस में जितना फ्लक्स, जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर एंटर करेंगी उतनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस उस क्लोज बॉडी के बाहर आ जाएंगी। तो ऐसे केस में कुछ भी फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास नहीं करेगा। तो अगर हम इसको बोलें रिजल्ट 1 और दूसरे वाले को बोलें रिजल्ट 2, तो रिजल्ट 1 क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स पास करेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई चार्ज किसी क्लोज बॉडी के बाहर रखा हुआ है तो उस बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से उस क्लोज्ड बॉडी से कुछ भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, यानी कि टोटल फ्लक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये दो रिज़ल्ट हमें याद रखना होगा और इन रिज़ल्ट के बेसिस पर हम लोग और आगे केस को जनरलाइज कर सकते हैं और आगे हम लोग चीज़ें सीख सकते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इन दोनों रिज़ल्ट को मिलाकर अगर हम लोग एक ऐसी सिचुएशन को अगर हम लोग देखें जिसमें कि कुछ चार्ज एक क्लोज बॉडी के अंदर रखा हुआ है और कुछ चार्ज इस क्लोज बॉडी के बाहर रखा हुआ है, तो उन दोनों रिज़ल्ट को अगर हम लोग इस सिचुएशन में अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा और अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से, है ना, नेट फ्लक्स को आप उस चार्ज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर Q1 इस स्फीयर के इस किसी भी शेप के बॉडी के बाहर रखा हुआ है तो Q1 की वजह से इस क्लोज बॉडी से नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा, Q2 की वजह से नेट फ्लक्स Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q3 की वजह से नेट फ्लक्स Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो टोटल फ्लक्स पास करेगा इस क्लोज बॉडी से वो हो जाएगा Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखिए हम लोग किसी भी लॉ तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी जस्ट हम लोग ये पिछले रिज़ल्ट को अप्लाई करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी किसी भी गॉस लॉ का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए इसी रिज़ल्ट को हम लोग गॉस लॉ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो इस सिचुएशन को देखिए, तो इसमें ऐसा कुछ है कि Q1 जो कि बाहर है तो उसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं है और Q2 और Q3 की वजह से ही सिर्फ फ्लक्स होगा और वो होगा टोटल Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q2 और Q3 चार्ज क्या है? Q2 और Q3 को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं Q इन, यानी टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पर एक और रिज़ल्ट निकला जो कि ये है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक रिज़ल्ट आ रहा है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, यही होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है Q इन,
तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू होगी Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। ठीक है। पिछले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। तो अगर नेट फ्लक्स है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको और भी आप अच्छे से लिख सकते हो, नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस फॉर्मूला इज नोन एज गॉस लॉ। ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं हम लोग ज़रा उसको भी अच्छे से समझ लें। इसमें ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है ये क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। Q इन डिनोट करता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, यानी इस पूरे क्लोज बॉडी के अंदर टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं Q इन। और ये जो E वेक्टर है, दिस E वेक्टर इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल द चार्जेस। ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से नहीं है। गॉस लॉ में तो Q इन की जगह सिर्फ अंदर रखे हुए चार्ज को ही आप यूज़ करोगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट करेगी सभी चार्ज की वजह से, सभी चार्ज की वजह से उस गॉसियन सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कभी कभी ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में जिसमें पूछा जाता है कि क्या E सिर्फ अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, E जो है वो अंदर और बाहर सभी प्रेजेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस गॉसियन सरफेस पर। ठीक है। तो E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, एंड Q in इज़ ओनली नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। दिस इज इंटीग्रेशन इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रेशन और अ क्लोज्ड और होल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड बॉडी। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो कि गॉस लॉ में यूज़ होते हैं। देखिए गॉस लॉ की और अच्छी कमांड हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल से भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर, कुछ सॉल्व एग्जांपल। ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर, इसके अंदर कुछ चार्ज है और कुछ चार्ज इसके बाहर भी रखे हुए हैं। पूछा जा रहा है कि सभी चार्जेस की वजह से इस स्फीयर से कितना टोटल फ्लक्स पास होगा। तो प्योरली ये गॉस लॉ पर बेस्ड है, हम लोग गॉस लॉ लगाकर इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन या कोई और लेंदी कैलकुलेशन में नहीं जाना, क्योंकि गॉस लॉ हमें यही सारी कैलकुलेशन को ईजी बना देता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होता है वो उसके अंदर रखे हुए टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं भले यहाँ पर कुछ चार्ज इस स्फीयर के बाहर हों और कुछ चार्ज इस स्फीयर के अंदर हों, लेकिन इस स्फीयर से जो भी नेट फ्लक्स पास करेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रखे हुए चार्ज का ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप कह सकते हो नेट फ्लक्स इक्वल टू टोटल नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आप नेट फ्लक्स इस केस में निकाल सकते हो। ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सेकंड एग्जांपल में कुछ एक चार्ज रखा हुआ है इस हेमीस्फीयर। ये ओपन हेमीस्फीयर है, ये क्लोज्ड नहीं है, इसकी जो सरफेस है प्लेन वाली वो नहीं है, ये सिर्फ हेमीस्फीयर है। तो ये एक ओपन हेमीस्फीयर है और इसके सेंटर पर एक Q चार्ज रखा हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि इस हेमीस्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज्ड हेमीस्फीयर नहीं है तो इस हेमीस्फीयर में सिर्फ कर्व्ड सरफेस है। ये कर्व्ड सरफेस, इसकी ऊपर की सरफेस ओपन है, खुली हुई है। तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस से कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है ये हमें कैलकुलेट कर। तो इसमें भी अगर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करने की कोशिश करें तो गॉस लॉ तो एक क्लोज सरफेस के लिए होता है और यहाँ पर ये ओपन है। तो कुछ हमें ऐसा करना होगा कि गॉस लॉ भी इसमें अप्लाई हो जाए और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर ये हाफ स्फीयर है तो क्यों ना हम इसको ऊपर का एक अपर हेमीस्फीयर अपनी तरफ से इसको कवर कर दें और इसको एक फुल स्फीयर में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप इसको फुल स्फीयर में कन्वर्ट कर लोगे तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल था वो इस स्फीयर के सेंटर पर आ जाएगा
और ये स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस स्फीयर के सेंटर पर है, तो ये दोनों हेमीस्फीयर यानी कि अपर हेमीस्फीयर जो हमने अपनी तरफ से माना और लोअर हेमीस्फीयर जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, ये चार्ज पार्टिकल उन दोनों हेमीस्फीयर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली होगा, मिड में होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी टोटल फ्लक्स इस पूरे स्फीयर से पास करेगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों हेमीस्फीयर में, ठीक है। और हमें पता है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर Q अमाउंट का चार्ज हो तो पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करता है, तो पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करता है, यस, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आधे लोअर हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस पूरे फ्लक्स का हाफ यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हाफ यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा इसको भी बता सकते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, जो भी सिचुएशन दे रखी होती है हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्या करें ऐसा जिससे कि ये गॉस लॉ के मेथड से ये सॉल्व हो जाए। एक क्लोज्ड सरफेस बनाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में जैसा कि एक चार्ज रखा हुआ है क्लोज्ड हेमीस्फीयर के सेंटर पर। देखिए इस बार एक चार्ज है क्लोज्ड हेमीस्फीयर के सेंटर पर। तो अगर ये क्लोज्ड हेमीस्फीयर है और एक चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा चार्ज इस क्लोज्ड हेमीस्फीयर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गॉस लॉ जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि क्लोज बॉडी के क्लोज सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज है। और अगर ये हेमीस्फीयर है और एक चार्ज इसके सेंटर पर है तो क्या आप समझ सकते हैं कि अब पूरा चार्ज इसके अंदर होगा। आप ऐसा समझें कि एक चार्ज एक तरह की एक बॉल है और अगर एक बॉल को हेमीस्फीयर के सेंटर पर रखा जाए तो क्या उस बॉल का पूरा पार्ट इसके अंदर रहेगा? नहीं। कितना पार्ट रहेगा उस बॉल का हेमीस्फीयर के अंदर? आधा पार्ट रहेगा उस बॉल का हेमीस्फीयर के अंदर। यानी कि इस पूरे Q चार्ज का हाफ पोर्शन इस हेमीस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। यानी कि Q इन को आप कह सकते हो इस केस में Q/2। और अगर Q इन की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप सिंपली बता सकते हो कि इस पूरे हेमीस्फीयर से, पूरे क्लोज्ड हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। सिंपली गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ अप्लाई करें तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल हेमीस्फीयर विल बी इक्वल टू Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में दे रखा है कि एक प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड लेंथ है A क्रॉस, जिसकी साइड लेंथ है A, और इस प्लेट से A/2 की दूरी पर इस प्लेट की सेंट्रल लाइन से, जो कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर भी है, इस लाइन पर A/2 की दूरी पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज की वजह से इस पूरी प्लेट से, इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पर तो कोई क्लोज सरफेस है ही नहीं, यहाँ पर तो सिंपल एक प्लेट है, एक एरिया है, एक ओपन में एक प्लेट है। यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस बन ही नहीं रहा है। तो क्या ये गॉस लॉ पर बेस नहीं है? यहाँ पर क्या हम लोग गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं? क्या पूरा हमें इसको स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करना होगा? जी नहीं, आप उसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं और गॉस लॉ वो सारे कैलकुलेशन को और सिंपल बनाता है। लेकिन गॉस लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? एक क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक प्लेट है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिससे कि ये एक क्लोज्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाए। तो सोचिए ऐसा क्या करें गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से कि ये पूरा जो सरफेस है वो एक क्लोज में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर एक क्यूब हम लोग कंसीडर करें जिसकी साइड लेंथ हो A, तो क्या ये प्लेट एरिया, ये जो सिंपल प्लेट थी, वो क्या उस क्यूब का एक फेस होगा? ठीक है। और ऐसे केस में वो जो चार्ज दे रखा था वो उस क्यूब के सेंटर पर लाई करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गिवन क्वेश्चन को गॉस लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, एक क्लोज सरफेस तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि गॉस लॉ उसमें अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि क्वेश्चन को इजी बनाया जा सके, ठीक है। गॉस लॉ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपका वो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन मेथड, वो पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो गॉस लॉ हमें ये सारी कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है, लेकिन इसके लिए एक क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी है, और इस गिवन सिचुएशन में हम इस तरह से एक क्लोज सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक क्यूब कंसीडर करें तो वो जो गिवन प्लेट थी वो इस क्यूब का वन ऑफ इट्स फेसेस होगा, और उस फेस से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए गॉस लॉ अगर हम लोग अब इस क्यूब में अप्लाई करें तो गॉस लॉ ये कहता है कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर कुछ चार्ज है तो उस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर भी इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर है, इस क्यूब के सेंटर पर वो चार्ज है, और ऐसे केस में ये जो क्यूब की सारी फेसेस हैं वो उस चार्ज से इक्विडिस्टेंट हैं, सिमेट्रिक सिस्टम है यहाँ पर। तो अगर सिमेट्रिक सिस्टम है तो इस चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो सभी फेस पर इक्वल पड़ेंगी, यानी इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो इस सभी 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इस पूरे फुल क्यूब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स निकल रहा है तो इसके एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, यानी कि एक प्लेट से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि एक प्लेट से जिससे कि कुछ दूरी पर चार्ज है तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करके सोचा और इसके आंसर तक ईजिली पहुंच पाए बिना कोई इंटीग्रेशन लगाए। सिंपल गॉस लॉ लगाकर आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ a है, और इस क्यूब के इस बार कॉर्नर पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। फिर से देखिए नया चैलेंज, एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्यूब के सेंटर पर था चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर रखा हुआ है क्यूब के कॉर्नर पर, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी इस गिवन फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा जो कि शेडेड है, इस शेडेड वाले फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फिर से देखिए सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो इसके सेंटर पर नहीं है, जिससे कि सभी फेस से इक्वल फ्लक्स बाहर आएगा। तो इस बार सभी फेस से इक्वल फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकली नहीं है। और दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम वाली बात, क्या कि पूरा का पूरा चार्ज इस क्यूब के अंदर भी नहीं है। तो अगर पूरा चार्ज क्यूब के अंदर नहीं है तो आप क्यू इन को क्यों नहीं ले सकते हो, और पूरा चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर नहीं है तो सभी फेस से इक्वल फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, यानी कि 2 तरह के यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम से निपटा जाए पहले, तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है ना, या कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, है ना, जिससे कि ये चार्ज सेंटर पर आ जाए। तो देखिए ये चार्ज सेंटर पर कैसे आ सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर ये जो छोटा क्यूब दे रखा है, अगर हम इसको ऐसा समझें कि एक बड़े क्यूब के अंदर है, ये नेक्स्ट फिगर, तो अगर ये छोटे क्यूब को अगर हम लोग एक बड़े क्यूब जिसकी साइड लेंथ है 2 है इसके अंदर रखा हुआ सोचें, ठीक है, तो अगर ऐसा सोचा जाए तो क्या आप कह सकते हो कि इस बड़े वाले जिसकी साइड लेंथ 2 है ये चार्ज उस बड़े क्यूब के एग्जैक्टली मिड में, यानी क्या सेंटर पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। अगर इस बड़े क्यूब को देखा जाए तो वो जो गिवन चार्ज था जो छोटे क्यूब के कॉर्नर पर था वो इस बड़े क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पर आ गया, और अगर ये एग्जैक्टली सेंटर पर आ गया तो अब सिमेट्रिक हो गया, और अगर सिमेट्रिक हो गया तो इस बड़े क्यूब के हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स बाहर आएगा। तो टोटल इस बड़े वाले क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आएगा? गॉस लॉ लगा सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बड़े वाले क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इस बड़े वाले फेस अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो इस ABCD वाले फेस से टोटल फ्लक्स बाहर आएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या ज़रा गौर करिए, ऑब्जर्व करिए कि ये जो छोटा वाला जो क्यूब था और इसका जो गिवन फेस था PQRS, ये PQRS क्या ABCD वाले फेस का 1/4 भाग है? क्या 1/4 एरिया है? बिल्कुल। ये जो PQRS है वो ABCD का 1/4 है। तो इस PQRS वाले फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/4, यानी कि Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका आंसर हो गया कि अगर एक क्यूब के कॉर्नर पर अगर ये एक चार्ज रखा हो तो इस गिवन फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, दैट इज़ Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गिवन क्वेश्चन को हम लोग गॉस लॉ में एक तो कन्वर्ट करते हैं, और गॉस लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाए, एप्लीकेबल भी हो वहाँ पर या नहीं जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये कोई नहीं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को फेस करेंगे, वैसे वैसे आपको और कमांड आएगा कि किस तरह से आप गॉस लॉ को गिवन क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए। ये JEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिएगा इसको खुद से करने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए गॉस लॉ पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप गॉस लॉ लगा सकते हो, लेकिन और बड़े और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन अगर हम लोग कहें तो उसमें गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद हम लोग और अच्छे क्वेश्चन को गॉस लॉ लगाकर अप्लाई कर सकते हैं और उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल भी गॉस लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप और भी बड़े बड़े क्वेश्चन को, और भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन को भी आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलिड एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और गॉस लॉ पर बेस्ड और भी जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ को और आगे बढ़ाएंगे और उसमें सॉलिड एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है।